नमस्कार। हम प्रयोगवाद कर रहे थे। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और उसके बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद जिसका समय है सन 1943 से लेकर के 1954 तक का जो समय है वो हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं हिंदी साहित्य में। प्रयोगवाद की विशेषताओं के रूप में हमने देखा कि पहली बात तो हमने देखा प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक के साथ होता है। अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक नामक पत्रिका निकली, इसके साथ ही हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन होता है। प्रयोगवाद की विशेषताओं के रूप में हमने देखा कि प्रयोगवादी कविता में घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद मिलता है, अति नग्न यथार्थवाद मिलता है, निराशा मिलती है, विद्रोह भावना मिलती है, व्यंग्य और वैचित्र्य प्रदर्शन इस कविता में प्रमुखता से मिलता है। इसके अतिरिक्त इस काल की कविता में रीति काव्य की रीति जो काव्य में श्रृंगारिकता थी उसकी आवृत्ति यहाँ पर दिखाई देती है, अर्थात काव्य में श्रृंगारिकता प्रमुखता से मिलती है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की, प्रकृति चित्रण। जैसा कि हमने हर युग में देखा है, प्रकृति चित्रण किसी न किसी रूप में होता आया है। प्रयोगवादी कविता में भी प्रकृति चित्रण हुआ है और यह प्रकृति चित्रण जो है पहले के जो काल थे उनसे थोड़ा सा हट करके दिखाई देता है हमें। प्रकृति यहाँ पर सिर्फ उद्दीपन के रूप में नहीं है, प्रकृति के विविध रूप भी यहाँ पर मिलते हैं। प्रकृति का एक अलग रूप में चित्रण हुआ है। उदाहरण के लिए हम कविता देखें, बादल चले आ रहे संध्या के लोटे मैले से, जैसे राही थके हुए। तो इस तरह का एक अलग प्रयोग यहाँ पर प्रकृति चित्रण में हमें दिखाई देता है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं विषय परिधि का विस्तार। विषय परिधि का विस्तार। आधुनिक काल में ही द्विवेदी युग में हमने देखा कि द्विवेदी जी ने कहा कि हर वस्तु हर चीज काव्य का विषय हो सकती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि समुद्र से लेकर के समुद्र पर्यंत हर चीज काव्य का अंग बन सकती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि विषय परिधि का अत्यंत विस्तार हो गया। यहाँ तक कि कंक्रीट, धुआं उगलती हुई चिमनियां, तो सब चीजें जो है वो काव्य का अंग बन गई इस काल की कविता में। तो इस प्रकार इस काल की कविता में हमें विषय परिधि में विस्तार दिखाई देता है। अगली विशेषता है सौंदर्य चित्रण या सौंदर्य चेतना। सौंदर्य चेतना तो हमें हर काल में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर एक विशेषण है इसके साथ, नवीन सौंदर्य चेतना। नवीन सौंदर्य चेतना की जिसे आज तक कवि भद्देश मान करके काव्य से उपेक्षित करता आया है, काव्य में बहिष्कार करता आया है, उस वस्तु को भी इन कवियों ने अपनी कविता में स्थान दिया है। अज्ञेय ने गधे का भी चित्रण अपनी कविता में किया है। वे कहते हैं, तीन टांगों पर खड़ा धैर्य धम गधा। तो इस तरह से कविता में जो चीजें चित्रण के लिए वर्जित थी उनका चित्रण भी इस काल की कविता में हमें दिखाई देता है। तो ये कविता जो है जिसे एक तरह से उपेक्षित चीजें थी जो काव्य में, वो भी यहाँ पर स्थापित होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कला पक्ष की। कला पक्ष में सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। भाषा तो आधुनिक काल में क्योंकि हमने देखा खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा है कविताओं में, तो प्रयोगवाद में भी हम देखते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग होता है। लेकिन भाषा का कहीं कहीं सुंदर तो कहीं कहीं बड़ा ही विलक्षण प्रयोग इस काल की कविता में कवियों के द्वारा किया गया है। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं, पैरों में कुली की सी लपकती चाल छटपटाहट, तो इस तरह से बड़ा ही विलक्षण प्रयोग इस काल की कविता में भी हमें दिखाई देता है भाषा के संबंध में। अगली विशेषता हम देखते हैं, पहली तो हमने देखी भाषा और दूसरे हम देखते हैं उपमानों की नवीनता। उपमानों की नवीनता। इस
काल की कविता में नए नए उपमान प्रयुक्त हुए हैं। आगे की प्रसिद्ध कविता है कलगी बाजरे की, जिसमें वो कहते हैं ये उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता इन उपमानों से कर गए हैं कूच। जिस तरह बासन अधिक अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, जैसे हम बार बार बर्तनों को घिसते हैं तो उसमें लगी हुई कलई जो है वो छूट जाती है, वैसे ही हमने बार बार एक ही प्रकार के उपमान, चंद्रमा है, कमल है, इनका प्रयोग किया, तो इसमें अब इन उपमानों में भावाभिव्यक्ति की वो सामर्थ्य नहीं रह गई है। इस कारण से अब कविता में नए उपमानों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे ने खुद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कलगी बाजरे की कहता हूँ, तो अपनी नायिका के लिए वे जो है कलगी बाजरे की जैसा उपमान प्रयुक्त करते हैं अपनी कविता में। तो इस काल की कविता में उपमानों का नए रूप में हमें दिखाई देता है। तो कहीं कहीं ये उपमान जो है वो भावाभिव्यक्ति में बहुत अभिव्यक्त करने में समर्थ भी हुए हैं, लेकिन कहीं पर हमें लगता है कि बड़ा अनोखा ही प्रयोग होकर के रह गया है, जैसे मेरे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, ऑपरेशन थिएटर से चुप्पी। तो इस तरह के उपमान भी इस काल की कविता में हमें दिखाई देते हैं। छंदों की बात अगर हम करते हैं तो छंदों में इस काल की कविता में, क्योंकि छायावाद में ही हमने देखा मुक्त छंद का प्रवर्तन निराला जी द्वारा हो चुका था, तो इस काल की कविता में भी हमें मुक्त छंद का प्रयोग ही देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं काव्य रूप। बाकी कालों के में हमने देखा कि काव्य रूप में वही प्रबंध है या मुक्तक है। प्रबंध है तो खंड काव्य, महाकाव्य का क्या स्वरूप मिलता है, तो इस काल में पहली बात तो मुक्तक काव्य ही मिलता है। इस काल की कविता में काव्य का मुक्तक रूप प्रयुक्त हुआ है। लंबी कविताओं का प्रचलन शुरू हो गया था, तो लंबी कविताएं भी इस काल में लिखी जा रही थी, इस काल में भी ऐसा मिलता है। तो ये हुई प्रयोगवाद की विशेषताएं जो हमारे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में 1943 से लेकर के 1954 तक का ये समय जो है माना जाता है। इसके अलावा एक बात हम और कर लेते हैं कि इसी काल में प्रपद्यवाद, एक शब्द मिलता है प्रपद्यवाद या नकेनवाद। प्रपद्यवाद या नकेनवाद जो है प्रयोगवादी कविता में ही ऐसे कवि जिन्होंने बौद्धिकता का समावेश करते हुए कविताओं को लिखा, तो वे कवि जो है नकेनवादी कहलाए। ये नकेन शब्द जो है वो 3 कवियों के नामों को इंगित करता है, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी नारायण और नरेश मेहता। तो ये 3 जो हैं वो इन 3 कवियों के नामों के प्रथम अक्षर के आधार पर इसको नकेनवाद कहा जाता है। तो नकेनवाद जिसमें बौद्धिकता का समावेश है, तो प्रपद्यवाद के नाम से भी ये कविता जानी जाती है। अगर हम प्रयोगवादी कवियों की बात करते हैं तो तार सप्तक के जो कवि हैं वे प्रयोगवादी कवि हैं। तार सप्तक है, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। तो दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक तक आते आते कविता में नई कविता जो है, नई कविता का काल शुरू हो जाता है। तो मुख्य रूप से प्रयोगवादी कवियों में हम तार सप्तक के कवियों को लेते हैं, क्योंकि तार सप्तक के साथ ही हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। अगली कक्षा में हम करेंगे नई कविता। नमस्कार।